नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा आदर के साथ, अदब के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, जो YouTube के माध्यम से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों में जो ये भारतीयता की भावना जगाने और भारतीय एकता की भावना जगाने और भारतीयता के आधार पर एकता, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग सब कुछ विकसित करने और राष्ट्र और इसी भारतीयता के आधार पर राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती विकसित करने की जो मुहिम भारतीय अवाम ताकत दल चला रहा है, उसी के अंतर्गत ये आता है कि इस भारत के समाज के शत्रु कौन है, भारत के शत्रु कौन है, इसकी भी पहचान, इसका विज्ञान उतना ही जरूरी है। इसलिए यह मुहिम समानांतर चलती रहेगी भारतीयता की भारतीयता के माहौल की और भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग और भारतीयता आधारित राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती, इसके साथ साथ समानांतर रूप में ये समाज के जो खतरनाक और शातिर दुश्मन हैं, जो कि राजनीतिक दलों के बेस में ज़्यादा हैं, समाज और इस देश के दुश्मन खतरनाक राजनीतिक दलों के बेस में हैं, उनकी भी पहचान करवाना उतना ही आवश्यक है। तो ये मुहिम साथ साथ समानांतर रूप में चलती रहेगी। तो अब उसी संदर्भ में भारतीय अवाम ताकत दल ये बताना चाहता है कि कुछ देश विरोधी ताकतों के द्वारा देश विरोधी गतिविधियों का एक हवाला देना चाहता है। इस जो चीन के साथ तनातनी हुई, मोदी जी का कार्य जो है बहुत सराहनीय है। ये गद्दार जीएनपीसी का जो है गद्दार राहुल अपनी गद्दारियों से बाज नहीं आ रहा है, नंबर एक। और उसके साथ जो है ये असदुद्दीन ओवैसी का वक्तव्य कि ये बिलों में छुपा हुआ है, मोदी वगैरह पता नहीं इस तरह से माने घिनौना वक्तव्य। और YouTube पर भी इसी जीएनपीसी के द्वारा चला गए कुछ यूट्यूबर हैं, जैसे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया, वो भी इसी तरह से जिस तरह से ये गद्दार राहुल बोलता है, उसी तरह से ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया भी बोलता है
वो बोल रहा था एक दिन कि मोदी किन का एजेंट निकला, देश भर में थू चलता है। और असदुद्दीन वैसे भी बोल रहा था। देखिए बात यहीं पर घूम के और हमारे कुछ चाहने वाले कह रहे थे कि साहब कोई किसके कहाँ पीछे पड़ेगा, सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ चलता है। नहीं जनाब, शासन आपका है, देश में अनुशासन होना चाहिए। देश के खिलाफ कुछ भी बोल दे, कहीं भी बोल दे, आप कहते हैं कि अब आप ये कह के निकल जाएंगे कि कहाँ तक क्या मुंह पर आप पकड़ेंगे। शासन में ये दम होता, शक्ति होती, मुल्क परस्ती होती, तो ऐसे को दबोच करके और ऐसा उसको दबोचा जाता है, उसको कुचला जाता है कि बाकियों को नसीहत मिलती। इस तरह का तर्क नहीं चलेगा कि सबको कहाँ तक पकड़े। ये सारी जो है मोदी की जो है, आदरणीय मोदी की जो है बने। अब उन्होंने क्या किया कि सेना को छूट दे दी, ये तो ठीक है, इसका तो स्वागत है। लेकिन जो आपको असली काम करना है, ये जो देश के अंदर जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान चीन से ज़्यादा खतरनाक हैं, और उन खतरनाक ताकतों को सिर्फ वोट के लिए आप पाल रहे हैं। यही इस देश को समझना है कि आपकी ये जो दोगली नीति है चीन के मामले में, विदेश नीति मामले में, तो दिखता है कि भाई आप देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो देश के अंदर खतरनाक ताकतें हैं, सिर्फ वोट के लिए या आरएसएस के इशारे पर इन ताकतों को आप पाल रहे हैं। नहीं तो क्या इसकी हिम्मत पड़ती वो असदुद्दीन ओवैसी को बोलने की, गद्दार राहुल की हिम्मत पड़ती बोलने की? नहीं पड़ती जनाब मोदी जी, नहीं पड़ती। भ्रम या भूल से कोई ये नहीं समझ ले कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। बीजेपी से तो कोसों दूर, करोड़ों कोसों दूर का कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता दल को ये बुरा लगता है कि ये देश के गद्दार राहुल और इसी तरह से किस तरह से मोदी जो है उसको पाले हुए हैं और छूट दे रहे हैं। इस पर जो है खून खौलता है भारतीय जनता दल संगठन का। कोई प्रवक्ता नहीं है ये बीजेपी का। तो एक बात किसी चैनल में हल्के से न्यूज़ फ्लैश में आई कि जब ये बार बार गद्दार राहुल बोल रहा था तो उसके पलटवार में कोई बीजेपी का प्रवक्ता इसको राहुल को पहली बार गद्दार कहा। देखिए, राहुल को एक नाम मात्र को गद्दार बोल करके ये भारतीय जनता दल को शंका लग रही है कि जो भारतीय जनता दल उसको देश बताना चाह रहा है कि ये राहुल गांधी नहीं, पूरा जीएनपीसी इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये एक तरह से भारतीय जनता दल के मुद्दे चुराने का एक षड्यंत्र की शुरुआत हो सकती है। इसलिए कि ये बीजेपी भी कम शातिर पार्टी नहीं है, ये उसी से शिक्षा दीक्षा ली है जेएनपीसी वालों से। और जेएनपीसी के काफ़ी तत्व, काफ़ी नेता इस बीजेपी में हैं। तो वही शातिराना और वही खुराफात, दिमागी खुराफात इसमें बीजेपी में हो सकती है। तो मुद्दे चुराना और किसी अभियान को मुद्दे चुरा कर उस अभियान को कमज़ोर करना, ये खुराफात, ये शातिराना व्यवहार जेएनपीसी का रहा है और कांग्रेसियों का रहा है। बताया गया था कि अंग्रेज़ों की गुलामी के वक्त ये कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज नहीं मांग रही थी। वैसे तो शुद्धतः ये कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ये अंग्रेज ने किया था, एओ ह्यूम ने किया था। और उसके विषय में एक अलग से
बताया जाएगा वीडियो के जरिए, या जब आप लोगों के बीच में हम आएंगे तब भी बताएंगे कि किन इरादों के साथ, किन मंसूबों के साथ इस कांग्रेस की स्थापना हुई थी और क्यों हुई थी, और जिन मंसूबों के साथ हुई थी वो मंसूबे मैंने उसके दौरान जो है वो प्रकट भी होते गए। तो शुद्धतः जो कांग्रेस की भूमिका रही वो अंग्रेजी सरकार की मुखबरी और दलाली का था, शुद्ध रूप में समझ लीजिए। बाकी तो किन्हीं शब्दों के सारे वो चस्पा करते रहे, तो सफाई देते रहे, वो बात अलग है। तो दिखावे के लिए ये पूर्ण आज़ादी नहीं मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे इस भारत के लिए। डोमिनियन स्टेटस मतलब ये होता है, उसको सारांश में या उसका लबे लुबाब ये होता है कि एक लिमिटेड पावर के तहत व्यवस्था भारतीयों की होगी, लेकिन अंतिम शक्ति, अल्टीमेट पावर जो है वो ब्रिटेन के पास रहेगा। ये डोमिनियन स्टेटस का सारांश हुआ और उसका तात्पर्य हुआ या लबे लुबाब हुआ। लेकिन हमारे ये जो रणबांकुरे थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, ये कह रहे थे कि नहीं, इन देश के दुश्मनों को, अंग्रेज़ों को वाले भागना होगा। अच्छा, इन अंग्रेज़ों को ये कांग्रेस जो है वो दुश्मन भी नहीं मानती थी। ये भी देखिए, कांग्रेस की गद्दारी जो पहले से है, कांग्रेस कभी भी अंग्रेज़ों को देश का दुश्मन नहीं मानती थी, लेकिन ये बोलते कि ये देश के दुश्मन पहले जाएं, और इसलिए यहाँ से हटना या पूर्ण आज़ादी से कुछ भी कम नहीं कि हमारे उन अमर शहीदों या उन रणबांकुरों का था, हमारे शहीद आजम भगत सिंह का था, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का था, अमर शहीद अशफाक उल्लाह जी जैसे बोलो। तो जब ये मुद्दा बहुत लोकप्रिय होने लगा, इन्होंने फटाफट जो है लाहौर में अधिवेशन करके इन कांग्रेसियों ने वही रावी नदी के तट पर 30 दिसंबर को 1929 को, और यही गद्दार था यही नेहरू, उसमें कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, उसने पूर्ण स्वराज की घोषणा करके हमारे उन अमर जो हमारे क्रांतिकारी थे, हमारे रणबांकुरे थे, हमारे वो अमर शहीद थे, जिनका मुद्दा पूर्ण स्वराज से कम कुछ था ही नहीं, उसका मुद्दा इन सबने चुराया। तो मुद्दा चुराने के लिए शातिराना और घिनौनी हरकत कांग्रेसियों की रही है। अब जेएनपीसी तो खैर उसका बहुत ही एक जो है परवर्टेड रूप है और बहुत घिनौना रूप है जेएनपीसी, उसी में से। बहुत संभव है कि ये राहुल को गद्दार बोल करके, मैंने वो दिखावे के रूप में, अब फिर किसी ने गद्दार नहीं कहा। भारतीय जनता के दल जो राहुल को गद्दार के रूप में पूरी आवाम को दिखाना चाहती है, बताना चाहती है, इस तरह की मुहिम को कमज़ोर करने की उनकी साजिश हो। लेकिन इस तरह से शातिराना व्यवहार करके वो अपनी जो फितरत है और जो इस देश के खिलाफ है, उसको छिपा नहीं सकते। सर्वप्रथम तो बीजेपी के नेता ये स्पष्ट करें कि जो पिछले वो राजीव इंदिरा नेहरू को तो के विषय में तो ये भारतीय जनता दल बात उठाएगा, बेनकाब करेगा ही। पहले इस समय जो राहुल को बीजेपी के नेता इस देश का गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये देश को बता दें। ये लुका छुपी का खेल की तरह की एक प्रवक्ता ने वो गद्दार कह दिया और बाकी वो बोल करके चले गए, ऐसे नहीं चलेगा। और यदि ये गद्दार मानते हैं राहुल गांधी को, तो उसके प्रवक्ताओं के साथ ये बैठते क्यों हैं? उस गद्दार राहुल के प्रवक्ताओं के साथ ये बीजेपी के प्रवक्ता क्यों बहस के लिए बैठते हैं?
नंबर एक, ये जो चैनल हैं जो वक्तव्य दिखाते हैं गद्दार राहुल का, उसको उसको आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी की सरकार बंद क्यों नहीं करती? और आगे, और यदि गद्दार राहुल गांधी को यदि भारतीय जनता पार्टी गद्दार मानती है, तो इस राहुल गांधी को का वक्तव्य दिखाने वाले मुख्यतः जो है एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक, इसी तरह के जो चैनल हैं, जैसा कि अभी बताया गया है कि ये मोदी सरकार या मोदी जी बंद क्यों नहीं करते, और इन चैनलों को भी जो है वो गद्दार क्यों नहीं मानते? और यदि गद्दार मानते हैं तो फिर इन चैनलों में बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता और आदरणीय मोदी जी की सरकार के मंत्री उसमें जो है भाग लेने क्यों जाते हैं इन गद्दार चैनलों में? तो तमाम सवालातों का इस तरह का ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को जो है मतलब इस अपने जो आदरणीय आवाम है उसको बताना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी पर ये जिम्मेदारी आ जाएगी कि वह अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताए, नंबर एक, कि वो राहुल गांधी को गद्दार मानती कि नहीं मानती, और यदि मानती है तो उसके प्रवक्ता उस गद्दार राहुल गांधी के प्रवक्ताओं के साथ टीवी चैनलों पर बहस के लिए क्यों बैठते हैं? और इस गद्दार राहुल के वक्तव्यों को दिखाने वाले चैनल आज तक, न्यूज़ 24 और एनडीटीवी इत्यादि चैनलों को आदरणीय मोदी जी और उनकी मोदी सरकार इनको बंद क्यों नहीं करती? और इन चैनलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, मंत्रीगण इन गद्दार चैनलों में भाग लेने क्यों जाते हैं? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब देना है बीजेपी को, या बीजेपी के द्वारा अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को और पूरे देश को, पूरे मुल्क को। और इस तरह के तमाम वो सवाल आता है। बात यहीं तक नहीं है। देखिए, सारी बातें का वर्णन जो है यूट्यूब के माध्यम से संभव नहीं है। कुछ नमूने के तौर पर ये आभास ज्ञान कराने का, इशारा कराने का ये प्रयास भारतीय वार्ता के दल इसके माध्यम से कर रहा है। वो राफेल के मुद्दे पर जो पूरा देश होगा, मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको दो तीन झापड़े उसको लगाया, तो कुछ वक्त के लिए सीधा हुआ, लेकिन फिर वो माने मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, वो बंद नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है, ये राहुल गांधी या सोनिया जो है और उसका पूरा खानदान जो है इस मुल्क का सबसे बड़ा डकैत है। बहुत डाका डाला है, ये पूरे देश में लोग जानते हैं। उस डकैती को ये मोदी जी ढके हुए छिपा रहे हैं, ये बात दूसरी है। और वादा करके आए थे कि सारी इसकी डकैती के सारे पैसे लाएंगे, और सारा कुछ वो कैसे ही खा गए और उसमें गंडुली मार के बैठे हुए हैं ताकि कोई जाने ना। वो गद्दारी अलग है मोदी जी की, लेकिन सवाल उसके आगे है कि इतने बड़े डकैत राहुल के द्वारा
मोदी जी को चोर जब 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 कहा जा रहा है तो मोदी जी क्यों स्वीकार कर रहे हैं उसको? बीजेपी के लोग स्वीकार क्यों कर रहे हैं? अब क्यों सुप्रीम कोर्ट की आड़ ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनको डांटे? क्या ये साजिश नहीं लगती? बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश में आरएसएस जरूर शामिल है। आरएसएस का जरूर इशारा है कि तुम सब आरोप झेल लो, लेकिन इसका जो गद्दारी वाला जो है चेहरा, जो है गद्दारी वाला जो इसकी फितरत है, वो जनता को के सामने ना आने पाए, इसका पूरा इंतजाम करो। जनता के सामने ये गद्दार हैं इस रूप में जेएनपीसी के राहुल और जेएनपीसी की ये सोनिया, प्रियंका या राजीव, इंदिरा और ये नेहरू बेनकाब ना हो, इसका भी तुमको इंतजाम करना है। ये आदेश है आरएसएस का बीजेपी के लोगों को, और वही बीजेपी कर रही है। तो फिर से कहा जा रहा है कि इतने बड़े खतरनाक डकैत जो है जेएनपीसी का, वो डकैत राहुल जो है, राहुल के नाम से कालाधन भी जमा है। 2012 में जब कालाधन की मुहिम जब चली थी पूरे दुनिया में, वो लिस्ट भी आई थी। भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है कि ये गद्दार किस्म की जो यूपीए की जो जेएनपीसी है, उसकी सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन सूचना आ चुकी थी। उसी समय सोनिया गांधी के नाम से जो है वो 30 लाख करोड़, राहुल के नाम से जो है वो 12 लाख करोड़। अब वो कितना हो गया होगा, ये इसका अंदाजा कब ये फिगर है 2012 है। और ये बात जो है मोदी जी ने भी स्वीकार कर चुके हैं चुनाव प्रचारों में। कोई देखे वो कह चुके हैं, कोई भारतीय जनता दल ही नहीं कर रहा है। तो इतना बड़ा डकैत, इस देश का डाकू राहुल गांधी जब मोदी जी को चोर कहता है, मोदी जी को चौकीदार चोर कहता है, तो मोदी जी किस साधारण ढंग से उसको स्वीकारते हैं कि हम भी चौकीदार हैं, और पूरा इन्होंने फैला दिया कि काफ़ी लोग हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। कायरता नहीं है, उसको कायरता नहीं, ये कायरता से आगे है। इस तरह की साजिश कि कम से कम इस डकैत राहुल गांधी को डकैत न माना जाए। देश को ये देखना कि डकैत राहुल को डकैत न माना जाए, इसलिए उस डकैत राहुल का वो चोर वाले आरोप का जवाब मत दो, बल्कि हम तो चोर हैं ही, और जो है इन चोरों की संख्या बढ़ा देते हैं कि हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। इस चीज़ को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अवश्य देखें कि कितने शातिराना ढंग से ये मोदी जी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके देश के खतरनाक डकैतों को, देश के खतरनाक दुश्मनों को बचा रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये इनका राष्ट्रवाद है। बाकी ये जो छुटभैया किस्म के दल हैं, अखिलेश मुलायम की समाजवादी पार्टी और लालू और तेजस्वी की जो है आरजेडी इत्यादि, वह देशभक्ति के विषय में क्या सोचती है, यानी यह तो कोई नहीं जानता उसके मन में, लेकिन वो जहर कैसे निकलता है उसका नमूना जरा देखिए, और उस नमूने को देखने के बाद तय करिए कि क्या ऐसी पार्टियों को इस देश में रहने का हक बनता है। हक तो जेएनपीसी को नहीं बनता है। वो तुरंत जो है सोनिया, राहुल, प्रियंका को उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करा करके, उसका नार्को टेस्ट करवा करके, उसका जो साइको टेस्ट करवा करके, उनके मंसूबों को मैंने उनके मंसूबों को जान करके देश के सामने बता करके एक ही कार्टून में पैक करके इटली भेजने की ज़रूरत है, जो कि मोदी जी
करना नहीं चाहते हैं आरएसएस के इशारे पर और कुछ वोट के लिए। बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। चीन के मुद्दे पर सेना को उन्होंने सौंप दिया, इसके बाद सोचते हैं कि उनकी जिम्मेदारी खत्म, या जिम्मेदारी है भी तो इन देश के दुश्मनों को बचाने की है। तो कुछ नमूने बताए जा रहे हैं। जब ये हुआ कि भाई कोई एक आरजेडी का नेता था, उसे लोगों ने पूछा कि भाई ये हमारे जो सेना के जवान मारे जा रहे हैं और जब आते हैं तो कम से कम उनकी अंत्येष्टि में जाकर के जो वो सम्मान देने की बात होती है, तो सरकार से तो प्रतिनिधि जाते हैं, कोई मंत्री तो जाता है या मुख्यमंत्री जाता है, लेकिन चूँकि आप भी एक प्रमुख विपक्षी दल है, मान लो बिहार के है, तो आपके भी नेता को जाना चाहिए। तो उस आरजेडी के नेता क्या कहता है, जरा ध्यान से सुने। कहता है, अरे ये कोई देश के लिए बलिदान थोड़ी करते हैं सेना के लोग। आरजेडी के नेता कहता है कि ये देश के लिए बलिदान थोड़ी करते हैं, अरे इनको तो तनख्वाह ही मिलती है जान देने के लिए। जरा इसके मंसूबों को जरा समझिए। क्या आरजेडी को अधिकार बनता है कि इस देश में रहे? जातिवाद करके इस भारतीय समाज को तो तोड़ती ही है। उन जवानों के प्रति उसकी कितनी दुर्भावना है, कितनी घिनौनी भावना है, इसको भी देखिए। और उसी प्रकार समाजवादी पार्टी का अखिलेश, अब मुलायम की समाजवादी पार्टी का एक नेता, उसका भी, उसके मन का भी जरा समझिए मंसूबा क्या है। तो जब बात हुई कि भाई अरे भाई देशभक्ति भी कोई चीज़ होती है, तो करा कि देशभक्ति, अरे भक्ति तो कुत्ते करते हैं, हम तो मालिक हैं। जो देशभक्ति करता है वो कुत्ता है, हम लोग मालिक हैं। इस तरह की भावना जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं की है। जातिवाद चला करके समाज को तो तोड़ते ही हैं, गुंडागर्दी तो करते ही हैं। शिक्षा का उन्होंने, तालीम का उन्होंने सर्वनाश कर दिया। नकल की जो है वो छूट दे करके, फर्जी डिग्री, फर्जी संस्थाएं, फर्जी टीचर, सब कुछ गुंडागर्दी, सब कुछ समाजवाद के नाम पर। जाने कि ये अखिलेश मुलायम की समाजवादी पार्टी हुई या मायावती की बहुजन समाज पार्टी, ये उसी खतरनाक जेएनपीसी की शाखाएं हैं। इसलिए बताया भी गया था कि कदाप मत सोचिए कि जेएनपीसी को छोड़कर यदि आपने मायावती की बहुजन समाज पार्टी को आपने वोट कर दिया, नहीं जनाब, वह आपने जेएनपीसी को ही वोट दिया है, उसी को मजबूत किया है। यदि आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, इसका मतलब कि आपने जो जिस देश की दुश्मन है, इस देश की खतरनाक शत्रु है, इस देश की सबसे बड़ी गद्दार है, उसको वोट किया है आपने। और उनके मन में हमारे सैनिकों के प्रति और जो है और क्या कितनी बड़ी दुर्भावना है, इसका नमूना आपके सामने बताया कि देशभक्ति को कहता है समाजवादी पार्टी का नेता कि भक्ति तो कुत्ते करते हैं, हम तो मालिक हैं। तो ये सारी बातें मोदी जी के, देखिए ये सवाल मोदी जी से क्यों हो रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद का झंडा लेके आए थे और उसी पर चुनाव जीते हैं। वही उनका चुनावी इलेक्टोरल मेन प्लैंक रहा है, मुद्दा रहा है। तो उसकी असलियत को तो जानना जरूरी है ना हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को। ये इनके राष्ट्रवाद की, जिस पर आप लोगों ने इनको वोट किया है मोदी जी को, उसकी असलियत यही है। समाज के दुश्मनों के आगे, देश के दुश्मनों के आगे, देश के गद्दारों के आगे घुटने टेकना,
सबसे बड़ी गद्दारी होती है मोदी जी। ये राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा अपमान है और सबसे घिनौना रूप है। वैसे राष्ट्रवाद तो यह है ही नहीं, लेकिन हाँ, आपके राष्ट्रवाद का असलियत यही है कि देश के खतरनाक दुश्मनों को बचाना, समाज के खतरनाक दुश्मनों की रक्षा करना, ये आपका राष्ट्रवाद हो सकता है। देश को धोखा देने वाला, देश को छलने वाला और देश को तकलीफ देने वाला। और बात यहीं तक नहीं है, आवाम में भी इस तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। देखिए, जब बीमारी का पहले इलाज के पहले उसकी पूरी डायग्नोसिस होना, उसका विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। राहुल को गद्दार न मानना हिंदू सनातन में क्या बाधा है? हमारे इस्लाम आस्था वालों, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में क्या बाधा है? मैंने बताया ना कि राहुल जैसे गद्दार को गद्दार के रूप में देखना या मानना हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में बड़ी समस्या है। और उससे भी अधिक समस्या राहुल को गद्दार न मानने की हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी है। और दक्षिण के राज्यों का तो कुछ कहना ही नहीं। और यही मुहिम चलाएगा कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कितनी बड़ी गलती हो रही है। जैसे नमूने के तौर पर CAA की झूठी खबर के अफवाह का शिकार तो अब बहुत आसानी से हो गए। आपने नारा भी लगाया जामिया मिलिया में कि वो हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, वो MU की छाती पर पता नहीं कुछ ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन आपके जज्बे की पहचान तो तब होती ना कि गद्दार राहुल को आप गद्दार कहते, तो कितना मानसिकता कितनी बिगड़ी हुई है, गिरी हुई है चर पर। इस पर भी विस्तार से भारतीय जनता के तो बताएगा कि इन गद्दारों को गद्दार समझने और न कहने और उस रूप में न देखने की जो बहुत बड़ी समस्या है वो हमारे आवाम में ज़्यादा है। कहाँ है इसका एक निष्पक्ष विश्लेषण अब चलता रहेगा है। जितना दिमाग लगाते हैं कि भाई वो इसकी हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, उससे कई गुना हिंदुत्व की कब्र को आप छोड़ दीजिए। जो उस मुल्क का गद्दार है उसको गद्दार मानिए। और उसी इस्लाम आस्था में कुछ कट्टरवादियों का ऐसा हिस्सा है, सभी नहीं, कुछ कट्टरवादियों का, असामाजिक तत्वों का, जो कि कुछ ऐसे भी हैं, और कुछ मुल्ला हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, जो ये सिखाते हैं कि जो चीज़ इस्लाम विरोधी है, जो व्यक्ति या जो इस्लाम विरोधी वो गद्दार है, और बाकी देश के साथ गद्दारी करे तो वो गद्दार नहीं है। मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ कट्टरवादी तत्व ऐसे हैं जो कि कुछ मुल्लाओं के रूप में, मौलाना के रूप में, मौलवी के रूप में ये सिखाते हैं कि जो इस्लाम विरोधी है वो गद्दार है, देश के साथ गद्दारी करता है वो गद्दार नहीं है। तो चारी ओर जो है जो देश के गद्दारों को प्रति जो है गद्दार न कहने की समस्या है, लेकिन इन सारी समस्याओं का पहले भारतीय जनता दल ज्ञान कराएगा और उसके निदान का भी रास्ता बताएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।